हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ साहब और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एंड नागराजू साहब। इनके पास बैंकिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी होती है। बता दूं, फाइनेंशियल सर्विसेज से लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बिल्कुल साफ साफ हो जाए। अजय सेठ साहब, सबसे कह सकते हैं कि बजट बनाने वाली टीम के जो कोर टीम होती है उसके मुखिया आप होते हैं। इस बार सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग देख रहे थे बजट बनने से पहले कि एक कंजम्पशन का प्रेशर बहुत ज्यादा था, कंजम्पशन डाउन चल रहा था शहरी इलाकों में। एफएमसीजी कंपनियों को रिजल्ट बता रहे थे कि कंजम्पशन काफी कम है, खपत डिमांड उस तरह से आ नहीं रही है, ग्रोथ को पुश करना था। तो ये जो बजट है उसमें की टेक अवे क्या है जो आपको लगता है इस चैलेंज को दूर करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो माननीय वित्त मंत्री जी की लीडरशिप में जो बजट बनता है उसके सब साथी होते हैं। मतलब कि हमारी टीम है जो वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जो है उनके मार्गदर्शन में बजट बनाती है। मतलब कोई मुखिया नहीं होता है, हम लोग सब साथी हैं जो साथ में मिलकर बजट बनाते हैं। अब रही बात आपकी कि जो कंजम्पशन का डेटा है, तो जैसे हमें पता है पिछले साल भर में कंजम्पशन में करीब 7% की बढ़ोतरी आ रही थी और 6 महीने पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रूरल एरिया में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब 2-3 क्वार्टर से ही आ रहा है कि नहीं, रूरल एरिया का ठीक हो गया है, अर्बन का नहीं आ रहा है, अर्बन में कुछ सेगमेंट आगे आ रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। तो एक अलग अलग विचार उसमें आ रहे थे, अलग अलग बिंदुओं पे डाटा आ रहा था और लोगों की ये भी अपेक्षा थी कि जो कुछ इनकम टैक्स में कमी हो और जो मिडिल क्लास है उनके पास उनका जो पैसा उनके पास होता है वो ज्यादा हो, उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा हो और फिर वो अपना निर्णय करेंगे कि वो कंजम्पशन करेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, बचत करेंगे, कहीं घर खरीदेंगे, ये उनके ऊपर है। तो सरकार का ये था कि कम से कम जो सभी को एक मदद मिले, तो इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया गया, इफेक्टिव टैक्स रेट उससे कम हुआ और साथ ही साथ जिनकी 1 लाख रुपए महीने की आमदनी है सैलरी वाली, उनके ऊपर इफेक्टिव टैक्स जो है वो 0 किया गया रिबेट के द्वारा। तो 12 लाख रुपए तक की आमदनी है, 12 लाख रुपए सालाना। तो मैं 1 लाख रुपए महीने की बात कर रहा हूं। तो आप किसी भी तरह लगा ले, सैलरी तो आमतौर पे महीने में मिलती है, तो आदमी तो ये समझता है कि महीने में मुझे कितना मिला और इनकम टैक्स के लिए तो ऑफकोर्स वो साल भर का आंकड़ा उसमें पेश होता है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो पैसे लोगों के हाथ में दिए जाते हैं वो पैसा सेविंग में नहीं जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा, इस बात की गारंटी होती नहीं है। कंपनियों को चाहिए होता है डिमांड है, तो ये जो पैसा आप लोगों के हाथ में दे रहे हैं वो डिमांड क्रिएट करेगी, इस बात की गारंटी नहीं होती। नहीं, ये देखिए, पैसा जिसका है वो डिसाइड करेगा, उसे कहने के लिए सरकार का तो उसमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये स्टेप डिमांड को पुश करने में कितना कारगर होगा, इसके लिए कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, ये जो मध्यम वर्ग के जो सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही थी उसमें कमी हो, मध्यम वर्ग के पास ज्यादा पैसा हो, वो क्या डिसाइड करेंगे उनके ऊपर है। वो कहीं सेविंग होगी, अगर आप ये भी लें, खुद उन्होंने अगर कोई चीज खरीदी, कोई ड्यूरेबल खरीदा, अपने कुछ खर्च करे या कहीं सेविंग करेंगे, तो सेविंग होगी तो बैंक में पैसा जाएगा, बैंक किसी और को लेंड करेगा, वो फिर कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो ये तो प्रक्रिया इकोनॉमी में चलती है। इसमें और भी आगे सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन सर आपके पास मेरा सवाल है खासतौर से एमएसएमई सेक्टर, वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेस की बात आ रही थी अलग अलग समय पे, लेकिन इस बार बजट में कई सारे ऐलान किए गए, उसमें से उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी नए स्वरूप में ऐलान किया गया। ये किस तरह से काम करेगी स्कीम? अभी हम लोग के पास एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है, हम लोग लिमिट्स अभी एनहांसमेंट कर रहा हूँ क्रेडिट गारंटी के लिए। और लास्ट वीक वी हैव म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम आल्सो, हम लोग वी हैव अनाउंस्ड अप टू 100 crores फॉर द इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए अप टू 100 crores लोन दे कैन टेक इट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम लोग गारंटी देते हैं। और इस ये बजट में देयर आर 3-4 schemes आर देयर फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस and normal SMEs also. We have credit guarantee cover, we have increased. So we think with the increased credit cover, the more number of SMEs will take loans without thinking about repayment. Banks also will be in a comfortable position to lend them required amount so that they can run their businesses. So that way this budget is very good for MSMEs.
तो एमएसएमई के लिए एक है, लेकिन एमएसएमई का एक बहुत बड़ा पेन क्या था, या फिर कहें कि एमएफआई, एनबीएफसी, वहां पे जो रेगुलेटरी कई सारे कंडीशन टाइट किए गए थे, क्योंकि वहां पे कंसर्न उठ रहा था कि लोन ऐसे जा रहे हैं जहां से नियमों को ताक करके किए जा रहे हैं। तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान बड़ा ये आया कि जो भी रेगुलेशन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके जो एक्शन होते हैं उनको असेसमेंट करेंगे किस तरह से इम्पैक्ट करता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? देयर आर सम कुछ लोग बोलता है देयर इज रेगुलेटरी ओवर रीच इन द कंट्री, देयर इज ओवर रेगुलेशन, कुछ लोग बोलता है अंडर रेगुलेशन। नाउ whenever whoever is the regulator, whatever is the sector, generally whatever they are regulating or the orders are issued, regulation issued, they should also study the impact. What is the compliance burden? Is there monetary wise, HR wise, and legal wise? There is a need for need and necessity to look at that point. Now, regulators, at least in the country, in India, they always take a review of the regulations whenever there is a feedback. With the response to regulator, they review the regulations. We keep getting it and we keep taking up with the regulators, and then we reform them and review them and revise them and move forward. तो ये मैकेनिज्म रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र को लिमिट करता हुआ नहीं रहेगा, इसको कैसे इंश्योर करेंगे? No. The regulations are issued by the regulators only. Nobody is touching their powers or authority or बट आप एक मैकेनिज्म बनाएंगे तो जाहिर तौर पे उनको फीडबैक देंगे, एक प्रेशर होगा कि अच्छा एफएसडीसी all of them, this is where all of them will sit together. Okay. And they discuss. And this is for feedback. And then the coordination to ensure that the regulators are not overreaching or crossing their jurisdiction and entering into the jurisdiction of others. This is for that only. एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया आपका इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, उस पर मैं आऊंगा आगे चल करेंगे। अजय सेठ सर, मैं आपके पास आऊंगा कि इसमें दो चीजें बहुत लोग देखते हैं डेटा को लेकर, एक फिस्कल डेफिसिट का और उससे पहले ग्रोथ का आता है। तो जो ग्रोथ के आंकड़े इकोनॉमिक एडवाइजर ने दिया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 6.3 to 6.8, उसके आधार पर 4.4% फिस्कल डेफिसिट आगे अचीव कर पाना कितना फिजिबल लग रहा है, और क्या सरकार किसी भी तरह की कटौती करेगी, खर्च में किस तरह से मैनेज करेगी इसको, क्या रोड मैप? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है उसमें कुछ कटौती की जरूरत नहीं है, तो एस्टिमेट है। उसके बावजूद भी ये आप ध्यान दें कि वर्ष 2020-21 में जहां पर 9% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट था, वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया कि 25-26 तक हम 4.5 से नीचे ले आएंगे, और अभी तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो भी अनाउंस किया उससे अच्छा ही करके दिखाया है। लेकिन उस दौरान ग्रोथ अच्छा चल रहा था, अब ग्रोथ सबड्यूड है 2 साल से, बिलो 7%। उसे भी ध्यान में रखा हुआ है कि जैसे इस वर्ष का भी अगर आप देखें कि इस वर्ष में नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने 10.5% करी थी, करीब 9.7-9.8 आने का अनुमान है। अगले वर्ष का भी जो हमने 10.2% की अनुमान किया है नॉमिनल ग्रोथ रेट का, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने ये निर्णय, मतलब ये एस्टिमेट किया है कि अगले वर्ष का 25-26 का जो फिस्कल डेफिसिट 4.4% होगा। तो दीज आर द बेस्ट एस्टिमेट, एंड अभी हमारे हिसाब से दे आर प्रैक्टिकल हैं, और उसे प्राप्त करना हमारे हाथ में। इसमें एक और चीज है कि जो एस्टिमेट किया है उसमें आपको सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट कहां दिख रहा है, कहां से ज्यादा इनकम आने की संभावना है सरकारी खजाने में, अगर मोटी भाषा में कहें, या फिर फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करने में सबसे आपको अच्छा वेन्यू कौन सा दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब आज इतना बड़ा कदम, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था, जहां पे मिडिल इनकम के पास ज्यादा पैसा हो और उन्हें एक बड़ी भारी रिलीफ राहत हो उनके ज्यादा, तो वहां पर सरकारी खजाने में कितना पैसा आएगा वो आंकड़ा मुख्य नहीं है, लेकिन जो नंबर सोचे गए हैं, आपका जो सवाल है कि जो हमने अनुमान किया है, जो एस्टिमेट किया है इनकम टैक्स से आएगा या दूसरे करों के माध्यम से आएगा, वो कितने रियलिस्टिक हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी नंबर बजट में लिए गए हैं उन्हें इस बात में ध्यान में रखा गया है कि जो आज 1 लाख करोड़ की एक राहत, एक बड़ी जो दी गई है, उसके बावजूद भी ये संभव है कि वो आंकड़े पूरे होंगे। ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब ग्लोबली कई सारे चैलेंजेस थे। एक सबसे बड़ा चैलेंज के तौर पर कह लें, अपॉर्चुनिटी कह लें, जो भी कहें, लेकिन एक चिंता थी कि ट्रम्प 2.0 को लेकर कि वहां पर जिस तरह से इंडिया को टैरिफ किंग पहले कहा गया, अभी कनाडा और चाइना पर टैक्स लगाया गया, तो एक थ्रेट है कि इंडिया के ऊपर कुछ इस तरह का एक्शन हो। तो बजट बनाने में इसको फैक्टर इन किया गया था क्या? देखिए, चिंता शब्द मैं आपसे सुन रहा हूं,
ये सरकार में या वित्त मंत्रालय में ऐसी कोई चिंता नहीं है। नहीं, चिंता सब मेरी अपनी नहीं है, एक्सपर्ट की और इंडस्ट्री नहीं, की वो है। अलग अलग लोगों का विचार है कि ये दो देशों के अपने अपने संबंध जो हैं, अपना हर देश अपने हित में जो होता है वहां पर निर्णय करता है। और ये लार्जर जो आप देखें कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा सा कम चल रही है। एक समय था वो 4 के आसपास चल रही थी, अब 3.3 और 3.2 की बात हो रही है। तो हमें जो वैश्विक प्रगति दर है उस पर ध्यान देना है, बल्कि ना कि एक देश की क्या पॉलिसीज है। वो तो एक हर देश नहीं है, अपने- वो तो वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यूएस एक देश नहीं कह सकते, वर्ल्ड ट्रेड या फिर ग्लोबल इक्वेशन का बहुत बड़ा पार्ट है जो इम्पैक्ट करता है सबको। देखिए, ये बजट में दूसरे देशों की क्या पॉलिसी होगी, ये बजट उस आधार पे नहीं बनता है। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि जो डोमेस्टिक फैक्टर, जो हमारे घरेलू मामले हैं, मामलों से मतलब है कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उसका एक ऐसा वातावरण करें कि उसमें हम मैक्सिमम कर सकें। ठीक है, मैं समझ गया। एक चीज और मैं पूछूं, जो आपने इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया था, इकोनॉमिक सर्वे में एक और आपने डेटा देखा होगा जो एफडीआई को लेकर डेटा आया था। ग्लोबल ट्रेड का एफडीआई धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो चार्ट दिखाएगा 1991 जहां तक मुझे याद है उस लेवल तक वापस से चला आया चढ़ करके। ऐसे में भारत की जो कोशिश रही है पिछले कई सालों में कि एफडीआई लाया जाए यहाँ पे, इस कोशिश को आगे कैसे देख रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होगा एफडीआई को बढ़ाना? दो बातें। पिछले वर्ष हम लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि हमारा जो ग्रॉस एफडीआई है जो अंदर आता था वो कम हो रहा है। इस वर्ष के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल से अच्छा हो रहा है। लेकिन जो उसमें जाने वालों को आंकड़े जोड़ दिया करिए। नहीं, तो ये तो देखिए ऐसा है कि जब हम किसी को कहते हैं हमारे घर में आइए और आप व्यापार करिए और अगर आप फायदा ले जाते हैं तो फिर बाहर भी जाने के लिए उसमें फ्री हैं आप। फायदा हमें भी चाहिए ना। हाँ, तो फिर उसके बाद ये तो बड़ा ही एक इकोनॉमी की एक स्ट्रेंथ को दर जाता है कि विदेशी आके हमारे यहाँ निवेश करके प्रॉफिट बनाते हैं, उसे बाहर भी ले जा सकते हैं। तो इससे और अगले जो आने वाले हैं उन्हें भी आसानी होगी कि हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था में हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। दूसरा, हम इसे कैसे बढ़ाएं, तो वो उसके लिए जो हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके लिए एक बड़ा भारी अनाउंसमेंट है कि 2014 में एक मॉडल बीआईटी बनी थी। 10 वर्ष का हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि हमने इकोनॉमी को कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है और उसके चलते हम किस तरह से मोर इसे इन्वेस्टर फ्रेंडली कितना ज्यादा बना सकते हैं। तो एक बड़ा भारी प्रयास हमें अगले कुछ महीनों में करना है मॉडल बीआईटी को रिव्यू करके। एक आखिरी सवाल लेके आऊंगा आपके पास सेविंग को लेकर के। उससे पहले नागराजू साहब आपसे पूछूंगा, एक इंश्योरेंस को लेकर जो ऐलान किया गया एफडीआई का में इंश्योरेंस की सीमा 75% से 100% करने का, ये जो आप लोगों ने ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, क्या मोर लेस उसी लाइन पे रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस करने जा रहे हैं? इसी लाइन पे रहेगा। हाँ। उसी लाइन पे रहेगा। हाँ। 74 से 100% हम लोग लेके जाएंगे। और उसके साथ इंश्योरेंस रूल्स है की मैनेजमेंट पर्सनल के बारे में, वो भी हम लोग रिव्यू करके सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो 100% जो कंपनी को ओन करेगा उनका अपना आदमी को, फॉरेनर्स को भी लेके आ सकता है, तो सीईओ बना सकता है और डिविडेंड्स अगर वो होते हैं वो वापस लेके जा सकता है। कंपोजिट लाइसेंस वाले वो भी provision, सब है, वो भी इसमें रहेगा। हाँ। इसमें एक और कंसर्न जो जताया जा रहा है कि एफडीआई 100% आएगा तो डोमेस्टिक कंपनी को लिए चैलेंजेस काफी बढ़ जाएंगे। उतने कॉम्पिटिटिवनेस है कि नहीं डोमेस्टिक कंपनी में? इसको कंसीडर किया आपने? legally for regulatory purposes there is not much difference between 74 and 100%. ओके। Okay. Now, large number of people, they are not bringing because of the KMP issues, key management personnel. That we are going to review. Once they have it, and then they will have more flexibility to set up the business, expand the business, bring more capital to the country. So that is our purpose. They need not worry. The country is huge, as Honorable Prime Minister has mentioned. The insurance for all, and we are one of the lowest insured countries in the world. So there is a huge potential for people and institutions to be insured. So everybody has, as long as we expand the cake, everybody can eat. ओके, थैंक यू सर। एक सवाल लास्ट में आपसे, समय आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो सेविंग को लेकर 2 सवाल मेरे मन में। पहला कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम को आप लोग बिल्कुल डिस्करेज करते जा रहे हैं, उसको कोई आकर्षण उसमें नहीं बचा। सेविंग का एक बड़ा जरिया ओल्ड टैक्स रिजीम था जो सरकार के लिए काम आता था। अब सेविंग में गिरावट आएगी, उसको कैसे बचाएंगे? दूसरा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप लोगों ने लाया था, काफी धूमधाम से इसका प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन बजट में उसके बारे में कुछ सुनने को मिला नहीं।
देखिए, आपका पहला सवाल कि उसे पुराने टैक्स व्यवस्था को हम कुछ पीछे हटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 साल से तो कुछ उसमें किया ही नहीं आपने। नई व्यवस्था को और अच्छा बना रहे हैं। तो पुराना अपना एक लाइन को नहीं, छोटी तो करें, दूसरी लाइन बड़ी कर दीजिए। हाँ, तो ये देखिए, पुरानी व्यवस्था जहां पर थी, पुरानी व्यवस्था अपनी जगह पर है, नई व्यवस्था को और सुधार लाया जा रहा है। तो ये अब लोगों का डिसाइड करना है कि कौन से उनके लाभ में क्या है। रही बात कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो इसमें कोई धूमधाम वाली बात नहीं थी। आपने वो जो शब्द मतलब कहा, बहुत प्रचार किया गया था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसा है कि जब इंफॉर्मेशन जो एक सोवरेन गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जब कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी बदलती है, तो हमारे जो निर्णय होते हैं या जो हमारे कंक्लूजन होते हैं वो भी हमें बदलने होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट केन्स हुए थे, उन्होंने ही कहा था। इसका पर्पस, जिसका उद्देश्य ये था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए जो लोग इंपोर्ट करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंपोर्ट में कमी आएगी, सरकार को भी थोड़ा सा रीजनेबल रेट पे बोरोइंग्स कर सकते हैं। उसमें से दोनों चीजें नहीं पूरी हुई कि ना तो रिपोर्ट्स में कमी आई, ना ही सरकार के लिए जो है वो विभिन्न कारणों से बड़ा होगा। और साथ ही साथ जो एक ये बोरोइंग है, ये भी बड़ी महंगाई वाली, मतलब काफी ज्यादा कॉस्ट पे आने वाली बात है। जब इकोनॉमी में फायदा नहीं है, सरकार पे फायदा नहीं है, तो दोनों में ध्यान में रखते हुए पिछले साल भर से कोई बॉन्ड इशू नहीं हुआ। आम लोगों को फायदा होता तो खैर आप सरकार की तरफ सोच रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमसे समय निकालने की, हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।